हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रॉल्स लॉ का पूरा अध्ययन किया। रॉल्स लॉ क्या है, कितने टाइप का रॉल्स लॉ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। जब हम रॉल्स लॉ का लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए पढ़े तो हम तीन तरह का लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़े। पहला था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। दूसरा था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। और तीसरा जो था वो स्पेशल केस था, क्या? तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है आज? बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। क्या पढ़ना है? तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली या रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट से सॉल्यूशन कितने तरह है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द रॉल्स लॉ, और ये हम लोग आज अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ा था। अब देखिए उसके आगे रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन कितने तरह माना गया। तो रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में ना सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, आइडियल और नॉन आइडियल। और वैसे भी किसी पर्संस के रेस्पेक्ट में या किसी लॉ के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज ना दो ही तरह का होता है। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चा अगर है तो दो तरह के, एक अच्छा और एक खराब। वैसे कोई भी रेस्पेक्टिव लॉ या कोई भी रेस्पेक्टिव पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई भी टर्म्स दो तरह का होता है, एक आइडियल और एक नॉन। जैसे घर में देखते हो जो बच्चा सबका कहना मानता है वो आइडियल, जो नहीं मान रहा है वो नॉन। जैसे टीचर के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट कितने तरह का है, तो दो, आइडियल और नॉन। आइडियल कौन? जो टीचर का हर बात को फॉलो करता है वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करता है, होमवर्क नहीं बनाता है, घर में नहीं पढ़ता है, वो नॉन आइडियल। वैसे रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट से कि जो रॉल्स लॉ का हर बात को फॉलो करता है, हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे, वो आइडियल। और जो रॉल्स लॉ का बात को फॉलो नहीं करता है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल? सिंपल सा कंसेप्ट। और ऐसा नहीं हम लोग पहली बार पढ़े, 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में भी पढ़े थे आइडियल गैस, कि जो गैसेस लॉ को फॉलो कर जाता है वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करता उसको रियल। वैसे यहां पे पढ़ना है कि सॉल्यूशन के टर्म, कि जो सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ के कंसेप्ट को फॉलो करे एट द ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करता है उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम है कि हमको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो डिफाइन एकदम सिंपल है कि अगर पूछे कि डिफाइन करना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? बोला दोज सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट ऑलवेज ओबे द रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब इसमें जितना भी कंपोनेंट होगा ए बी, जैसे हम लोग को 12th में सिर्फ दो ही कंपोनेंट का पढ़ना है, इसको बाइनरी बोलते हैं। तो अगर हम दो कंपोनेंट लेकर के कर रहे हैं तो ए भी फॉलो करना चाहिए रॉल्स लॉ और बी भी फॉलो करना चाहिए रॉल्स लॉ, और इस दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बने ए बी, वो भी फॉलो करना चाहिए क्या? तो रॉल्स लॉ। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है, मतलब पहले तो कंपोनेंट ए पर्सनली और बी पर्सनली, और उससे जो मिल करके बने ए बी, वो भी फॉलो करना चाहिए किसको? तो रॉल्स लॉ। यानी those solution that's all component are obey Rawls law under all condition of temperature and concentration। मतलब अगर हम लो टेम्परेचर में लिए तो भी फॉलो कर रहा है Rawls law, अगर हम हाई टेम्परेचर में लिए तो भी फॉलो कर रहा है Rawls law, अगर हम कंसंट्रेशन कम ले, जैसे 1 ग्राम को 100 ग्राम में मिला दे तो भी फॉलो कर रहा है Rawls law, लेकिन अगर 50 ग्राम 50 ग्राम मिला तो भी फॉलो करना चाहिए Rawls law। तब हम बोल सकते हैं उसको क्या? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे ऐसा नहीं किसी बच्चा को चॉकलेट दे तो मेरा बात माने, नहीं दे तो नहीं माने, तो इस कंडीशन को आइडियल नहीं। आइडियल कब है? जब हम चॉकलेट दे या नहीं दे, लेकिन मेरे बात को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आइडियल। वैसे यहां याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? दैट्स कंपोनेंट ऑलवेज ओबे द रॉल्स लॉ। मतलब जैसे मान लेते हैं कि क्लोज कंटेनर है, इसमें हम लोग एक कंपोनेंट लेते हैं ए। अब इसमें क्या है? ए का मॉलिक्यूल्स होगा जो वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये फॉलो करना चाहिए रॉल्स लॉ।
रॉल्स लॉ क्या था? तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, या Pa is equal to what? P naught A into zeta A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विद मोल फ्रैक्शन। ये कंडीशन ये फॉलो करना है। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट लेते हैं हम लोग B, मान लेते हैं ये B कंपोनेंट, जैसे हो सकता है ये वाटर है, मिल्क है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं पेट्रोल और डीजल। अब B के मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ये भी प्रेशर लगाएगा, और ये भी फॉलो करना चाहिए रॉल्स लॉ, मतलब PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KI, या PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू KI, यानी ये भी ऑबे कर रहा है रॉल्स लॉ और ये भी ऑबे कर रहा है रॉल्स लॉ। हम लोग दोनों कंपोनेंट को क्या करते हैं? मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें मिक्सचर होना चाहिए दोनों कंपोनेंट का, यानी दिस कंटेन A प्लस B विच इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस। मान लेते हैं अगर ये सॉल्यूट है तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूट है। अब इसमें जो कंपोनेंट होगा वो A का भी और B का भी, बोथ कैन बी प्रेजेंट टुगेदर, A B अब जैसे हम लोग मिक्स करते हैं ये भी वेपराइज करेगा और इसका जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा वो प्रेशर लगाएगा, कितना और कब ये लगाएगा? रॉल्स लॉ। बोला जब ये प्रेशर लगाएगा, सपोज करते हैं कि Pa A का मॉलिक्यूल, सर ये B का मॉलिक्यूल है, प्रेशर लगाया Pb, सपोज करते हैं, और इस कंटेनर में जब हम लोग प्रेशर को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो टोटल प्रेशर होना चाहिए Pa प्लस यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर इक्वल हो गया Pa प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, या P नॉट A into chi A plus P नॉट B into chi B, then it is called the ideal solution। मतलब आइडियल हम लोग कब बोल सकते हैं कि जब इस कंपोनेंट में अलग, जब प्योर कंपोनेंट है तब प्रेशर, और इसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर जब मिक्स होने के बाद दोनों के प्रेशर का सम के बराबर आना चाहिए सॉल्यूशन का प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? कि दोज सॉल्यूशन दैट्स ऑल कंपोनेंट्स आर ओबे द रॉल्स लॉ अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन, सच कैन बी कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। तो सिर्फ हमको डेफिनेशंस नहीं पढ़ना आइडियल सॉल्यूशन का, हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज भी। हमको कैसे पता चलेगा इस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या हो, और हम लोग को ये भी कंफर्म करना है कि हाउ कैन यू मेक द आइडियल सॉल्यूशन, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग द आइडियल सॉल्यूशन। हम कैसे पता चले कि पेट्रोल डीजल मिलाएं तो आइडियल, वाटर और अल्कोहल मिलाएं तो नॉन आइडियल की आइडियल, कैसे कंफर्म, वो सब पढ़ना। तब अगर आइडियल सॉल्यूशंस का प्रॉपर्टीज बोले तो सिंपल। अब ये पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, एकदम ब्रेन में बैठा लेना है, कुछ हम क्या बता देंगे, कुछ कंसेप्चुअल चीज है जो एकदम दिमाग में रखना है, जो कभी भूलना नहीं। पहला, इट ऑबे रॉल्स लॉ, कि रॉल्स लॉ को तो फॉलो होना ही चाहिए, बिना फॉलो किए कभी नहीं हो सकता। और सेकेंड कंडीशन में रॉल्स लॉ क्या होता है बताओ, तो Pa is equal to P naught A into chi A और Pb is equal to P naught B into chi B। और थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, टोटल प्रेशर जो आना चाहिए वो सम आना चाहिए, किसका, तो Pa प्लस Pb का, या P naught A into chi A प्लस P naught B into chi A। ये तो जेन्युइन बात हो गया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो हम लोग को आइडियल में पढ़े, कि आइडियल कब हो, जब सपोज करिए हम किसी स्टूडेंट को 10 रुपया दिए कुछ सामान लाने के, अगर सपोज करिए कि 10 रुपए का ही सामान ला करके हमको दे दिया, दैट इज द आइडियल। या अगर 8 रुपए का सामान लाया और 2 रुपया हमको रिटर्न कर दिया, दैट इज आइडियल। ये नहीं 8 रुपए का सामान लाया 2 रुपया कुछ चॉकलेट खा लिया, दैट इज नॉट आइडियल। वैसे यहां समझना है हम लोगों को, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द आइडियल, कि अगर हम इसको मिला रहे, इसका जो वॉल्यूम और इसका जो वॉल्यूम, जैसे अगर सपोज करिए 20 मिलीलीटर है और ये 40,
तो टोटल कितना आना चाहिए 60, इसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 60, तब हम बोलेंगे आइडियल। यानी फोर्थ कंडीशन क्या होता है कि डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्स होने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। अगर ये बढ़ गया इंक्रीज करेगा तब भी आइडियल नहीं होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो भी आइडियल नहीं होगा। आइडियल कब होगा, ना तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना तो वॉल्यूम घटना चाहिए, देन इट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यानी फोर्थ कंडीशन क्या है, तो डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम है दोनों को मिला करके उतना ही फाइनल वॉल्यूम आना चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब एक और कंडीशन आता है फिफ्थ कंडीशन, क्या, तो इसका जो इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, और इसका जो डेल्टा एच होना चाहिए, जैसे अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसके पास एनर्जी 50 किलो जूल है और इसके पास एनर्जी 40 किलो जूल, तो टोटल कितना हो गया 50 प्लस 40, मान लेते हैं इसका इंथैल्पी 50, इसका 40, तो टोटल 90। इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट का जो इंथैल्पी होना चाहिए वो 90, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब देयर इज ए नो चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और इंथैल्पी में कब चेंज नहीं होता है, जब ना ये एनर्जी एब्सॉर्ब किया ना एनर्जी रिलीज की। जैसे हम क्या बताएं, हम 10 रुपया दिए और हमको 10 रुपए का सामान या 10 रुपए ला करके रिटर्न, तो ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। इट इज द कंडीशन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। कि आइडियल सॉल्यूशन के 5 प्रॉपर्टीज जितने हैं, फर्स्ट में क्या, इट ओबे द रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेट। अब जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट था वो दिखा दीजिए, क्या था स्टेटमेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विद मोल फ्रैक्शन। थर्ड कंडीशन क्या है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस केबी। और फोर्थ कंडीशन क्या है, तो देयर इज ए नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, तो देयर इज ए नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं का मतलब क्या होता है, एनर्जी नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज, ना तो एनर्जी लिया ना दिया, सिंपल किया क्या कि जो भी कंपोनेंट है उसको बस वो मिक्स करके फॉर्म कर दिया क्या सॉल्यूशन। अगर वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता तब भी हम इसको बोलते हैं नॉन आइडियल, अगर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर जाता तब भी हम उसको बोलते हैं नॉन आइडियल। उस कंडीशन में जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा, जब सम ऑफ टोटल इनिशियल एंथैल्पी इक्वल होगा सम ऑफ द टोटल फाइनल एंथैल्पी, यानी इनिशियल और फाइनल अगर सेम होता है एनर्जी, तब जाकर के डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, That means what, energy is neither absorb or nor release, ना वो absorb किया ना release किया, जितना लिया उतना बस वो returns कर दिया। इस कंडीशन को हम लोग किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल। अब यहीं से ना हम लोग को कंडीशंस का डेरिवेशंस आने कि कोई भी सिस्टम ना एनर्जी कब एब्सॉर्ब नहीं करेगा कब रिलीज नहीं करेगा, और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बराबर कब, तब थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते जिससे कंडीशन समझना आसान हो। हम ना बेसिक चीज बता दें कि वेपर प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्केपिंग टेंडेंसी का, मतलब प्रेशर कौन लगाएगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेगा, जब एस्केप ही नहीं करेगा तो प्रेशर कौन लगाएगा। तो अगर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, जितना कम मॉलिक्यूल एस्केप होगा प्रेशर उतना ही कम। और ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब भागता कोई कब है, जब उस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं है, और कोई भी सस्टेन कब करता है, जब उस मॉलिक्यूल के बीच में ग्रेटर फोर्स है। तो अगर ये फोर्स बराबर होगा तभी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। और अगर ये एस्केपिंग टेंडेंसी बराबर होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देखिए थोड़ा अब इसको मिटा देते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में ए और ए है, सपोज करिए कि सॉल्वेंट,
तो सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैसे इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, बी और बी, जो सॉल्यूट कंसीडर करते हैं, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल क्या होगा, ए बी, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए वो तीनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसके फोर्स ऑफ, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन सेम है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगा, सेम। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी सेम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम। यानी दैट मींस व्हाट, मेन पर्पस आइडियल सॉल्यूशन का क्या है, तो यही फोर्स ऑफ, सारा खेल ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे, कि अगर हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को मेंटेन करके रख लिए तब वो आइडियल है, और अगर नहीं मेंटेन कर पाए नॉन। जैसे बचपन में जितना पढ़ने का लगाव है अगर वो मेंटेन करके रख लिए तो यू कैन बी प्रूव एनी एम दैट यू वांट, लेकिन अगर वही धीरे धीरे अगर इंटरेक्शन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वैसे यहां पे कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए और ए के बीच है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी और बी के बीच है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए और बी के बीच अगर तीनों का सेम, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम। और अगर वेपर प्रेशर सेम हो गया ऑल थ्री कंपोनेंट, देन इट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। तब ना तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना उससे एनर्जी निकालना पड़ेगा, उस कंडीशन का डेल्टा एच क्या होगा, और वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। थोड़ा सा कंसीडरेशन करते इसका अल्टरनेटिव, अगर इमेजिन करते कि इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाए, तब क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, ये जो ए और बी का मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएगा इस दोनों से, और अगर ये नजदीक आ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्कूल या नए कॉलेज में जाते हैं, दो दोस्त है ए और बी, अगर दोनों में कोई जान पहचान है, कितना जितना जगह पहले चेक कर लो एज यूजुअल, लेकिन जैसी दोनों के बीच गहरा दोस्ती होता है, दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ताकि काना फूसी होते रहे। तो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम था वो ऑक्युपाइड नजदीक आ गया, यानी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज कर। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज हो, मतलब इसके और इसके कंपैरेटिवली इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम, तो जैसे ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा। दूर दूर जाने का मतलब क्या होगा, पहले जितना जगह चेक करता उससे ज्यादा जगह चेक। जैसे हम बताया अभी एग्जांपल की, मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड है, नए कॉलेज में गया, फर्स्ट डे दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, मार हो गया। अब जैसी मार होगा तो बैठेगा एक ही बेंच पे, लेकिन क्या दोनों दूर दूर बैठेगा, तो जो पहले जितना क्लोजनेस था उससे ज्यादा दूरी बढ़ गई। तो अगर ये दूरी बढ़ गया मतलब वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड कर गया, और अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा तो उस कंडीशन को हम आइडियल नहीं बोल सकते। आइडियल कब बोलेंगे, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम के बराबर, और वो तभी पॉसिबल होगा जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तीनों का एकदम सेम होना चाहिए। इसमें जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगे उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसमें, और उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसमें। तो ये कंडीशंस में पढ़ेंगे, बस ये फिगर है इसलिए हम यहां समझा दें कि व्हाट कंडीशन फॉर मेकिंग आइडियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल कंडीशन ये है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल। तब हम कंडीशंस को बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन। तब उसका कंडीशंस ही पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग छोटा छोटा कंटेनर में यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉ, ताकि समझने के लिए। जैसे ये कंपोनेंट है, सपोज करिए ये बी कंपोनेंट, मॉलिक्यूल से बी का, और इसको मिक्स कर दिए, मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बना लिए ए बी कंपोनेंट। ये बी, ये ए, ये बी। सपोज अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है, जो लास्ट लेक्चर में रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर में भी पढ़े। अब ना व्हाट क्वेश्चन आएगा कि
व्हाट कंडीशन फॉर मेकिंग द आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन आए या नहीं आए ये हम लोग को भी समझना है, क्योंकि इससे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आता है क्वेश्चंस कंपटीशंस में। तो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन बोलेगा, पहचानना है कि कौन आइडियल बनाएगा कौन आइडियल नहीं बनाएगा। कैसे हम पहचानेंगे कि व्हिच ऑफ देम फॉर्म द आइडियल एंड व्हिच ऑफ देम डू नॉट फॉर्म। तो अब क्या बताएंगे आइडियल के लिए कंडीशन क्या है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज। अब इसी प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के हम लोग को कंडीशन समझना है। क्या प्रॉपर्टीज था, तो वॉल्यूम ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज, ना एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज। तो व्हाट आर कंडीशंस फॉर मेकिंग आइडियल, मतलब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो बनने के लिए ना एक ही सिंपल सा कंडीशंस है, और यही बेसिक और यही फंडामेंटल है इसका। मतलब सारा खेल सॉल्यूशन का इसी पे निर्भर है, किस पे, तो फोर्स पे। किस पे, फोर्स। यानी इस कंडीशन में होना क्या चाहिए कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी तीनों कंपोनेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो एकदम सेम आना चाहिए। और ऐसा सेम कब आएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग जो ए और बी बाइनरी है तो ए और बी माने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए डैश बी इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट यानी ए डैश ए, और ये इक्वल होना चाहिए कब, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी डैश। अब देखो ये तो पेपर में लिख दिए कि हाँ फोर्स एकदम सेम होना चाहिए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि फोर्स सेम है? मान लेते हम देगा बेंजीन और टॉलुइन, तो क्या इससे पूछेंगे कि हाँ तेरा फोर्स बराबर है? हाउ कैन वी नो दैट इट्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर सेम और नॉट? तब इसके लिए ना सिंपल सा एक वर्ड समझना पड़ेगा कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हम लोग मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए। अब नेचर का रेस्पेक्ट किससे, क्योंकि फोर्स बराबर तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स का शेप, साइज और पोलैरिटी एकदम सेम होना चाहिए। मतलब लगभग नंबर ऑफ कार्बन हो तो कार्बन सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप भी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम। या अगर ये सब नहीं है तो सिंपल याद रखना है कि दोनों जो मिक्सिंग कंपोनेंट है नॉन पोलर। मतलब दोनों जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों का एकदम नेचर एकदम प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। वो तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर मतलब ये बेंजीन है ये टॉल, दोनों का दोनों बोतलें होंगी, या दोनों का एकदम लक्षण सेम आना चाहिए, ए का भी और बी का भी। अगर ये भी कंजूस है ये भी कंजूस है तो मस्त घूम के चला जाएगा पार्टी उटी, कहीं भी कुछ नहीं होगा, बस आराम से घूमेगा एंजॉय। तो वैसे ये समझता है कि ये कब होगा, जब आइडियल फॉर्म करेगा, जब दोनों का दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। और अगर दोनों पोलर है तो दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। पोलैरिटी सेम का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसमें अगर क्लोरीन है तो इसमें ब्रोमीन हैलोजन होना चाहिए, अगर इसमें OH है तो इसमें भी OH होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट के पास ज्यादा अट्रैक्टिव फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक कंपोनेंट के बाद वीक अट्रैक्टिव फंक्शनल ग्रुप, तब कभी भी वो आइडियल नहीं बनेगा। यानी आइडियल बनाने के लिए हम लोग को ये दो कंडीशंस एकदम याद रखना कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का होगा वो बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट का, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट और बराबर कब होगा, कब, जब शेप, साइज और पोलैरिटी दोनों एकदम सेम होना चाहिए, या बोथ मिक्सिंग कंपोनेंट्स आर नॉन पोलर होना चाहिए। अगर दोनों नॉन पोलर है तो दे मस्ट गिव द आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ना इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट में, ना तो सॉल्यूट। तब इसी का कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कंफर्म करें कि व्हिच ऑफ देम आर आइडियल। तो आइडियल के लिए हम क्या बताएं, शेप, साइज और पोलैरिटी, या दोनों नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल्स हम लोग एक न्यूमेरिकल भी पढ़े थे, नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, दिस फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें 7 कार्बन है और ये भी एल्केन ग्रुप का है, इसमें 8 कार्बन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी एल्केन ग्रुप का। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लो, these are formed ideal solutions। क्यों?
क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर है, जिसमें 6 कार्बन है, इसमें भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, जिसमें 7 कार्बन। सपोज करिए थर्ड बेंजीन यानी C6H6 प्लस टॉलवेट C6H5CH3, इट इज कॉल्ड टॉलवेट। अब ये भी ऑलमोस्ट क्या है कि 6 कार्बन और नॉन पोलर एरोमेटिक ग्रुप का, ये में 7 कार्बन है, ये भी एरोमेटिक ग्रुप। या फोर्थ एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, C2H5Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन प्लस C2H5 ब्रोमीन, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। मतलब नंबर ऑफ कार्बन अब सेम है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, लेकिन पोलैरिटी सेम, ये क्लोरीन ये ब्रोमीन, लगभग क्या होगा सेम। या इथाइल अल्कोहल और ब्यूटेनॉल, इट इज आल्सो फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें सेम साइज और पोलैरिटी अगर सेम होगा तो सच मिक्सचर ऑलवेज फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। तो कंफर्म कैसे किए, पहला जो सिर्फ कंडीशंस को लिख सकते हैं, अगर पूछे कि व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग आइडियल सॉल्यूशन, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हमको आइडेंटिफाई करने बोले 4 ऑप्शंस में, तो कैसे पहचानना है, तो उसके लिए ये याद रखना है, सेम साइज और पोलैरिटी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या ऑल मिक्सिंग कंपोनेंट्स आर द नॉन पोलर, अगर सब नॉन पोलर है तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा क्या फॉर्म करता है, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर ही होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी पढ़ना है। देखिए अब रॉल्स का ना ग्राफ या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ दोनों सेम है, क्योंकि जो रॉल्स लॉ को किसको बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वही तो आइडियल सॉल्यूशन है। तब दोनों का ग्राफ हम लोग को सेम एकदम बनाना है, इसलिए हम एक ही बार बता रहे हैं आइडियली, तो रॉल्स लॉ में भी वही ग्राफ ड्रॉ करना है और आइडियल सॉल्यूशन में भी वही ग्राफ आप लोग को ड्रॉ। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का सॉल्वेंट का। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, इधर मान लीजिए पार्शियल वेपर प्रेशर लेते हैं और इधर मोल फ्रैक्शन का, ये तो 0 से स्टार्ट होगा। अब ये 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 2 नहीं ले सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी 0.1 0.2 0.3 डॉट डॉट डॉट, कहीं तो 1 आएगा। तो आप लोग क्या पढ़े थे, Pa is equal to P naught A into chi, अगर ये 1 आ गया तो Pa बराबर क्या होगा, P naught A, यानी जिस पॉइंट पे 1 होगा उस पे कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, इसको मिला दें। वैसे समझना है कि ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट का भी हो गया, अगर हम P की बात करेंगे तो सेम ग्राफ आएगा, बस खाली अंतर क्या होगा, Pb, और यहां क्या होगा, chi b, ये 0 ये 0.1 0.2 डॉट 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 1, और where there is chi b is equal to 1 that contain P naught b, it is the vapor pressure of pure component, इसको भी हम लोग बोलेंगे pure component जो मिला। थोड़ा सीधा लाइन बनाएंगे। अब ना प्रॉब्लम ये है कि ये हो गया एक कंपोनेंट का और ये हो गया अनदर कंपोनेंट का, मतलब ये है सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूट का, लेकिन हमको तो सॉल्यूशन का निकालना है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन तभी होगा जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तब, और अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तब ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। यानी एक साइड से कंपोनेंट A आएगा तो दूसरे साइड से कंपोनेंट B, क्यों, क्योंकि हम लोग ये भी तो पढ़े chi A plus chi B is equal to 1, यानी अगर ये 0.1 है तो उस टाइम ये 0.9 होगा, और अगर ये 0.2 होगा तो उस टाइम ये 0.8, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या होगा, यानी ग्राफ मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन सेम प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म में दोनों कंपोनेंट है। तो कैसे दिखाएंगे, अब तक तो हम लोग ऐसे ही ग्राफ पढ़ रहे थे, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट लेना है तो दो बार स्टैंड पे लेकर के चलना पड़ेगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन रखिए, सब इजी समझना। मतलब एक साइड हम लोग कंपोनेंट A का बार बना रहे, एक साइड कंपोनेंट B का।
वैसे एक साइड रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो एक साइड रिप्रेजेंट होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तब हम लोग एक ही कंटेंट में दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, इट इज द बार ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी ये काई ए इज इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो उसी कंडीशन पे काई बी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ये अगर अकेले 0 कब होगा? जब काई बी कितना होगा? 1। जैसे ये 0.1 तो ये 0.9, अगर ये 0.2 तो ये 0.8। दैट मींस व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या देखेंगे हम? काई ए इज इक्वल टू 1, और अगर काई ए 1 तो काई बी इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब देखिए इस ग्राफ में क्या पढ़े, देखिए वेयर देयर इज ए काई ए 1 पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, यानी उस कंडीशन पे जहां काई ए 1 है ये प्योर कंपोनेंट है, जहां काई बी 1 है वो एक्स बी प्योर कंपोनेंट है। यानी इस पे जो बार हम स्टैंड करेंगे वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा पी नॉट। इसको पी नॉट, इट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। यानी अगर काई ए 1 आ गया तो उस समय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वैसे यहां अगर काई बी 1 आ गया तो उस समय वेपर प्रेशर जो आएगा पी नॉट। और ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम आएगा, क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है, दोनों लिक्विड का लक्षण अलग अलग होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ए का हो सकता है ज्यादा है, बी का हो सकता है कम, या बी का हो सकता है ज्यादा है, ए का हो सकता है कम आ जाए। इट इज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि दोनों लिक्विड का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो प्रेशर का भी वेरिएशन है। बस सिर्फ क्या होगा कि when the chi a is equal to 1 तो यहां पे pa में या p नॉट इज सेम। वैसे when the chi b is equal to 1 तो हम यहां pb ले या p नॉट b ले, एकदम सेम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट बनाना है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा स्ट्रांग है इसलिए ऐसा है। अब ये फर्स्ट लाइन हो गया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PA इज इक्वल टू P नॉट इनटू काई रॉस। वैसे ये सेकेंड लाइन हो गया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई। दम ध्यान से देखिए कि हम लोग कुछ भी नहीं किए, वेयर काई ए 0 लिए प्रेशर निकालना स्टार्ट किया। जब काई ए 1 हो गया तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट, यानी यहां पे P नॉट पुट कर दिया। वैसे काई बी 1 हो गया तो PB इज इक्वल टू P नॉट बी, हम लोग प्रेशर ऑफ B कितना होगा? P नॉट बी के बराबर। अब हमको टोटल प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये थर्ड लाइन आ गया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस B। या PA के बदले क्या लिख सकते हैं? P नॉट A इनटू काई। वैसे PB के बदले क्या लिख सकते हैं? तो P नॉट B इनटू काई B। तो यही तीन हो गया ग्राफिक का, यानी फर्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट किया? कंपोनेंट A के लिए क्या? तो PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू काई। सेकेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट किया? B कंपोनेंट के लिए PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई। और थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंटेशन किया? तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोजिशन पे, जैसे 1 पे निकालना है तो ये पॉइंट ऐड करेंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB या P नॉट A इनटू काई A प्लस P नॉट B इनटू काई। तो इट इज द ग्राफ ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। अगर हमसे बोले कि ग्राफ ड्रॉ करने तो ये ड्रॉ करना है, ये सिर्फ एग्जांपल बताएं समझने के लिए कि हम लोग अलग-अलग कंपोनेंट का अगर ग्राफ निकालेंगे तो ऐसे है। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके एक ही ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे एक ग्राफ में? एक को हम लोग स्टैटिक्स मानेंगे A के लिए, तो दूसरे साइड से हम लोग स्टैटिक्स मानेंगे B के लिए। यानी एक साइड जो टूल बार बनेगा B का तो एक साइड बनेगा A का, तो एक ही साथ। तो इट इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या रॉल्स लॉ।
रॉल्स लॉ का जो सेकेंड टाइप था वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़े, नॉन आइडियल्स एकदम इजी। जैसे अच्छा लड़का किसको बोलते हैं? जो होमवर्क बना ले वो अच्छा है, जो नहीं बनाया तो खराब हो गया। मतलब जस्ट इस आइडियल का अपोजिट, दैट इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े, जो कंडीशन पढ़े, वो नॉन आइडियल में आइडियल का उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास तो ब्रह्मास्त्र कि जो आइडियल क्वेश्चंस भी क्या आता है तो ब्रह्मास्त्र के जैसा, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो अब एक साइड आइडियल बनाएंगे, इसमें जो चीज इक्वल होगा उसमें वो नॉट इक्वल होगा। इसमें जो चीज हम लोग पढ़ेंगे इक्वल है, जीरो के बराबर है, वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यानी नॉन आइडियल का डेफिनेशन क्या देंगे कि दोज सॉल्यूशंस दैट्स कंपोनेंट डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ अंडर द ऑल कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता है, ना ये फॉलो करता है, ना इसका कंपोनेंट्स फॉलो करता है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्या कि those solution that's component do not obey the Rawls law under all condition of temperature and concentration. Such solutions are said to be the non-ideal solutions. अब इसी का प्रॉपर्टीज पूछे तो इजी हो गया। पहला, do not obey Rawls law, वो कभी भी Rawls law फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? तो बस सिंपल याद रखना है कि जो उसमें हम लोग इक्वल का साइन दिए थे इसमें नॉट इक्वल दे देना। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विद प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी Pb नॉट इक्वल टू P नॉट B इनटू chi। यानी थर्ड क्या होगा? तो टोटल प्रेशर नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb। फोर्थ कंडीशन क्या आएगा? तो डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। फिफ्थ कंडीशन क्या आएगा? डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें दो बात और होता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि चेंज नहीं होता है, एक एंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज, जो हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़े। तो वैसे डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम जीरो के बराबर सेम नहीं रह गया। अब अगर ये जीरो के बराबर नहीं तो देयर इज ए टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी होता है, आइदर वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। वैसे इफ द डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज ए टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशंस में क्या आएगा? तो याद रखना है कि अगर पूछे कंडीशन तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A डैश B नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A डैश A और B डैश, यानी सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से बराबर नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आइडियल? जब बराबर हो तो आइडियल, जब बराबर नहीं हो गया इसलिए जब भी नॉट इक्वल टू का साइन होता है तो देयर इज ए टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? या तो वो ग्रेटर हो सकता है या तो वो स्मॉलर हो सकता है। और यही कंडीशंस को ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो देयर इज ए टू डिफरेंट साइन। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक टाइप को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। मतलब इसमें हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और इसमें हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मतलब हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जीरो से, जैसे ये अगर जीरो के इक्वल है तो जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है और जीरो से क्या हो सकता है? स्मॉलर भी हो सकता है। तो ये हम लोग को पढ़ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी दो टाइप आएगा। वो कौन कौन? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशंस। कि अगर हम नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन नहीं पढ़ेंगे तो नॉन आइडियल अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल तो सिंपल है कि डू नॉट ऑबे, तो अगर नहीं ऑबे करता है तो देयर इज ए टू डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है। क्या? कभी वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, या मतलब ये कभी ग्रेटर देन भी हो सकता है जितना हम कंसीडर किए थे, या क्या हो सकता है कि नॉट इक्वल टू में लेस देन भी हो सकता है कि जितना हम कंसीडर किए उससे लेस हो या उससे ग्रेटर। तो उसी को हम लोग दो पार्ट में बांट दे दिए। क्या?
तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव। यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में, उससे वेपर प्रेशर कभी ज्यादा आ गया तो कभी कम। जैसे हम लोग का रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहता कि नहीं सर 55 मार्क्स आ गया, गलती से 60 आ गया तो हम लोग टीचर को कंप्लेन नहीं करने जाते कि सर 55 काम लिख में 60 कैसे दे दिया। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड से कम आ गया, 55 कंसिडरेशन किए थे, अगर 40 आ गया तो मार कर देते, तो उसको बोलते हैं क्या, शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो ये कंसिडरेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और नेक्स्ट एकदम कंटिन्यू इसी के बाद रहेगा, इसलिए ध्यान से एकदम कंसिडरेशन पढ़ना है। तो बच्चों आज हम लोग ने जो भी पढ़ा वो कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, मतलब इससे जो भी क्वेश्चंस आता है वो कंसेप्चुअल होता है एग्जामिनेशन में। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब से कंसेप्चुअल। तो आप इसको बढ़िया से एकदम पढ़िए कंसेप्ट के विद रिस्पेक्ट से, और साथ में इसका बढ़िया से नोट्स भी बनाइए। तो थैंक यू, बढ़िया से पढ़ते रहिए, घर में अच्छे से रहिए।